तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से, इंटरनेशनल रिलेशन से। पहला टॉपिक देखिए, इंडिया सऊदी अरेबिया। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज आर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाज ऑन अ फर्स्ट विजिट टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, सो इसलिए पूरा का पूरा आईआर के पर्सपेक्टिव से इंडिया सऊदी अरेबिया का रिलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि इस स्पेसिफिक विजिट में क्या क्या चीजें जो थी उन पे एग्रीमेंट्स हुए। ठीक है, सो पहला द फर्स्ट थिंग वाज रूपी रियाल ट्रेड। ठीक है, तो जनरली हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर में कन्वर्ट होके फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन अब इंडिया की कोशिश ये चल रही है कि हम लोग डॉलर को बाईपास करें, बिकॉज कई बार डॉलर के अंदर जैसे करंटली बोले तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, जिसके चलते जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा वाइडन हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम लोग डॉलर को साइड करके रुपी और किसी और करेंसी में डायरेक्टली उसे ट्रेड कर सके। ठीक है, तो रुपी रियाल ट्रेड पे बात चली है यहाँ पे, मतलब अभी बात चली है, ये कोई एग्रीमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ इस पे। नेक्स्ट, कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं सच एज वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम फैसिलिटीज। इसके ऊपर दोनों का कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट्स कुछ हुए हैं। लास्टली एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैकेनिज्म ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं माइनस यमन, यमन नहीं है इस जीसीसी ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज आप पढ़ते हो वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो उनके बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ है कि कैसे एनुअल डायलॉग होगा, क्या क्या उसके अंदर चीजें डिस्कस होगी। ठीक है, तो ये था इस विजिट का हाईलाइट। अब ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया सऊदी रिलेशंस को, तो स्टार्टिंग अगर हम करें तो डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में 1947 में एस्टैब्लिश हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिलेशंस थे इतने ज्यादा डीपन नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रिलेशन जो है वो काफी पुराना है और इंडिया से काफी स्ट्रॉन्गर था पहले। ठीक है, जिसके चलते इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कभी ज्यादा खास हो नहीं पाए अपार्ट फ्रॉम ट्रेड इन ऑयल। ठीक है, ऑयल तो हमारी मजबूरी थी तो वो लेना ही था हमें, उसके अलावा कोई खास डेवलपमेंट रिलेशंस में हो नहीं पाया अंटिल 2006। ठीक है, जहां पे दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, फ्रेश मोमेंटम मिला रिलेशनशिप को। फिर रियाद डिक्लेरेशन था जहां पे बात की गई थी कि इंडिया और सऊदी अरेबिया का रिलेशन जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक रेज कर दिया जाएगा। ठीक है, और अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी कह सकते हैं कि रिलेशन जो है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक नई हाइट को छू रहे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बैकड्रॉप था कहीं ना कहीं वो हट गया है। अब सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है इंडिया के रेस्पेक्ट में। पहले वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कंटेक्स में चला रहा था अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू है इंडिया और सऊदी अरेबिया रिलेशन की। अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का, तो पहला तो एक जियो स्ट्रैटेजिक अलाई है। मिडिल ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, या वेस्ट एशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बिकॉज ये ना सिर्फ पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा रिच एरिया है। ठीक है, इकोनॉमिकली इन द सेंस कि यहाँ पे ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं, गैस रिजर्व्स हैं या एनर्जी रिजर्व्स हैं, अगर हम ब्रॉडली बोले तो जिसकी वजह से ये क्रूशियल प्लेस बन जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट, मेजर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। अभी सऊदी अरेबिया स्टैंड्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, अभी करंटली हमारा जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में ये वैल्यू किया गया एट 42.86 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो कोई मेरे को बताएगा इंडिया का इसमें ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है? सरप्लस सर। नहीं, ट्रेड डेफिसिट है। हम ज्यादा इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल वगैरह जो है बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक समथिंग अराउंड, मतलब रफली मैं बता रहा हूँ, नॉट वेरी श्योर, बट डिफरेंस काफी ज्यादा है। लाइक $30 बिलियन का अगर हम लोग उनसे इंपोर्ट ले रहे हैं तो हम उनको केवल $12 बिलियन का उनको एक्सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, डिफरेंस इतना ही कुछ है। ठीक है, आई थिंक अपार्ट, जितनी भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होंगी उनके साथ हमारा डेफिसिट ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, मतलब ये चीज आप इसमें चीज में बोल सकते हो कि जितने भी ऑयल जिनसे हम खरीद रहे हैं उनके साथ डेफिसिट में ही रन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज को
वे फॉरवर्ड में कैसे इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन सऊदी की एक बहुत बड़ी कंपनी है अरामको, ठीक है। आई थिंक शायद दुनिया की सबसे वैल्यूड कंपनी थी एक टाइम पर ये, जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था तब ये अलीबाबा को भी पीछे छोड़ दिया था। अभी प्रेजेंटली आई डोंट नो कि कहाँ इसका स्टैंड है, लेकिन एक पॉइंट पे दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड या सबसे बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी थी अरामको, ठीक है। सो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है और वो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करी थी इंक्लूडिंग रिलायंस। आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या हुआ वो इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट, सिक्योरिंग इंडियाज एनर्जी नीड। तो जैसा कि हमने बात किया कि इंडिया एनर्जी रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज में, पर्टिकुलरली उसमें सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। सो इंडिया करंटली 18% अपना हाइड्रोकार्बन यानी क्रूड ऑयल और 30% अपना एलपीजी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है ऑन सऊदी अरेबिया, ठीक है। ऑल्दो दिस नंबर मे हैव चेंज आफ्टर रशिया, ठीक है। अभी रशिया से हम लोग जितना एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ाया है, तो कोई लिखना चाहे तो रशिया रिलेशन में आप लिख सकते हो। पहले हमारा जो इम्पोर्ट था रशिया से केवल 2% था ऑयल का, अब बढ़ के वो 22% तक चला गया, ठीक है। ऑल्दो टेम्परेरी रहता है या और बढ़ता है ये तो कह नहीं सकते, बट अभी इतना चेंज हो गया है, ठीक है। सो उसके करस्पॉन्डिंग इनका भी जो रिलेशन है वो भी चेंज हुआ ही होगा, बट ये अभी के लिए आप मान सकते हो कि 18 और 30% है। नेक्स्ट, अब जैसे कि आप जानते हो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो आई थिंक सबको पता ही होगा, काटसा नाम था। अपने जो भी एनिमी नेशंस हैं इसमें 3 आते हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया। अगर इन 3 कंट्री से आप बहुत ज्यादा डीलिंग करते हो तो काटसा एक्ट लगाया जा सकता है और आप पे सैंक्शन लग सकती है, ठीक है। तो जिसके चलते इंडिया ने ईरान से अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो नेग्लिजिबल कर दिया। एक एक पॉइंट पे ईरान वाज द सेकेंड हाईएस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया, अब वो टॉप 10 में भी नहीं है, ठीक है। मतलब नेग्लिजिबल इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ईरान से। अब ईरान से इंपोर्ट बंद करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंट्री से बढ़ाना पड़ेगा, तो उस सेंस में भी सऊदी अरेबिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इट इज होम टू ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन ओवरसीज कम्युनिटी या इंडियन डायस्पोरा बोल दीजिए, ठीक है। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते होंगे इंडिया इज द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीवर, और अगर हम जोग्राफिकली बात करें सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ से आ रहा है तो वो ये गल्फ कंट्रीज से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन इन टफ टाइम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड के कंटेक्स में है, तो जब कोविड था तब तो इम्पोर्टेंट था, बट आई डोंट थिंक अब कोई ज्यादा यूज का है। नेक्स्ट, कल्चरल कन्वर्जेंस। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे मक्का मदीना जो कि होली सिटीज हैं इस्लाम के अंदर, वो सऊदी अरेबिया के अंदर पड़ती हैं, और इसीलिए हर साल लाइक थाउजेंड्स ऑफ इंडियन विजिट दीज प्लेसेस, ठीक है। तो एक कल्चरल कन्वर्जेंस हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट है मल्टीलेटरल कॉपरेशन के ऊपर, फिर चाहे वो यूएन हो, जी ट्वेंटी हो, जीसीसी हो, यहाँ पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है कन्वर्ज करते हैं। नेक्स्ट, कॉपरेशन इन डीलिंग विद टेररिज्म। तो दोनों ही कंट्रीज टेररिज्म से जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के केस में तो वो यमन की तरफ से टेररिज्म देखने को मिलता है, कई बार ईरान से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म देखने को मिलता है, मतलब टेररिज्म को डील करने में भी कॉपरेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि 2008 का जो मुंबई अटैक था उसके अंदर जो सस्पेक्ट थे उनको पकड़वाने में सऊदी अरेबिया ने हेल्प करवाया था, ठीक है। यहीं से आप इसमें डिफेंस रिलेशंस भी जोड़ सकते हो, ठीक है। आईआर में मतलब यही सब डायमेंशंस आपको खोलनी है, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, डिफेंस हो गया, तो ये सब चीजें खोलनी होती है, डायमेंशंस डायस्पोरा खोलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज देख लेना, अल मोहद अल हिंद, ठीक है। ये एक फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, यानी नेवी की एक्सरसाइज, मतलब नेवीज पार्टिसिपेट करेंगी दोनों कंट्रीज की, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाकी सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऊपर ही देख लिया। अब और भी बहुत सारे डिमेंशन हैं जहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब आते हैं चैलेंजेस के पार्ट पे। सो चैलेंजेस क्या है? पहला तो रीजनल इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि आप जानते हो मिडिल ईस्ट जो है वो
स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। एक तो इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस या गेटवे बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका बोल सकते हैं और ऊपर से हम बोल सकते हैं कि एशिया के बीच में गेटवे की तरह काम करता है। सो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। फिर बहुत सारी राइवलरीज है, जैसे सऊदी अरेबिया की और ईरान की शिया सुन्नी राइवलरी है, यूएस ईरान हॉस्टिलिटी है, पैलेस्टाइन इसराइल का अपना इशू है, ठीक है। तो इस वजह से रीजन काफी इनस्टेबल है। नेक्स्ट, इनऑर्डिनेट डिले इन सऊदी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जैसे अभी हमने बात किया था अरामको, तो अरामको इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाला था, मतलब 20% स्टेक खरीदने वाला था, लेकिन ये डील बाद में कॉल ऑफ कर दी गई। रत्नागिरी में एक पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इंस्टॉल होना था, लेकिन वो भी डिले हो रहा है। इनफैक्ट आई थिंक अब तो शायद मूव आउट भी कर गया है बिकॉज ऑफ वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स था शिवसेना और बीजेपी के बीच में उस टाइम, तो उस चक्कर में ये रत्नागिरी वाला प्रोजेक्ट भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। सो वो एक इशू है। नेक्स्ट, डायस्पोरा इशू, ठीक है। तो डायस्पोरा इशू ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको एक टर्म पता होना चाहिए, निताकत। किसी को पता है व्हाट इज निताकत? निताकत लॉ है एक यहाँ पे, ठीक है। तो निताकत में बेसिकली वो लोग ये बोल रहे हैं, जो बाहर से लोग आकर काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, अब उनका जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा हो गया है कि जो ओरिजिनल, ठीक है, जो अरब लोग हैं या जो सऊदी अरेबिया के ओरिजिनल सिटीजन्स हैं, उन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो अब उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फेवर करने के लिए ये निताकत लॉ लाया है, जिसके अंदर कंपनीज को, इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज, उनको पहली प्रेफरेंस देनी है सऊदी सिटीजन्स को, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो सऊदी के अंदर किसी और को, फॉरेनर को सिटीजनशिप नहीं मिलता है, ठीक है। आप वहां पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन आपको सिटीजनशिप कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो ओरिजिनल सिटीजन है उनको प्रेफरेंस देने के लिए नेताकत लॉ लाया गया, जिसकी वजह से हमारा जो डायस्पोरा है उसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिमिनिश होने का खतरा है। इसके अलावा एक फैमिली टैक्स का भी कॉन्सेप्ट आया है रिसेंटली, जो कि एक एडिशनल बर्डन क्रिएट करता है हमारे डायस्पोरा के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल। तो ओपेक कंट्रीज हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया एक डी फैक्टो लीडर है, तो ये लोग एशियन कंट्रीज को जब ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं तो एक एशियन प्रीमियम चार्ज करते हैं, विच इज मच हायर देन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है कि हमें थोड़ा ऑयल सस्ता मिल जाए इससे। देन इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब अब तो फिर भी कम हो गया, बट स्टिल पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो रिलेशन है उसके बैकड्रॉप में हमेशा रहता ही है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फॉर सऊदी अरेबिया, तो पहला, एक मेजर एक्सपोर्टर है लेबर का, ठीक है। जितने भी लो स्किल्ड, मीडियम स्किल और हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उन सब के अंदर इंडिया से लोग जो हैं वो जाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। इंडिया इज सऊदी अरेबिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ये आई थिंक पता ही होगा। फिर इंडिया इज वायबल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, तो बहुत सारे सऊदी अरेबिया से लोग जो हैं वो मेडिकल पर्पसेस के लिए इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए यहाँ पे। अब आते हैं वे अहेड पे। तो पहला है, कभी भी मतलब वे अहेड में ये चीज पॉइंट तो हमेशा कॉमन रहेगा कि पीपल टू पीपल टाइज जो है उनको प्रमोट करो या कल्चरल एंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है, ताकि जब पीपल टू पीपल टाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होगा बाकी सेक्टर्स में भी। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ट्रेड रिलेशन। अब जैसा कि हमने बात करी कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। तो उसका रीजन ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो लेस डाइवर्सिफाइड है। हमारी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और भी कमोडिटीज जो है हम इनको एक्सपोर्ट करें। नेक्स्ट, एड्रेसिंग डायस्पोरा डिस्प्यूट, कोलैबोरेशन इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एक्सप्लोरिंग अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन। तो इसमें आप अपना हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, हेल्थ हो गया, आईटी हो गया, स्पेस साइंस हो गया, और भी फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां सब आप मतलब जो भी आप सोच सकते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। लास्टली, इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू इंडिया सऊदी रिलेशंस। इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है?
ठीक है, अगर कोई आवाज नहीं कर रहा तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक रीजनल फोरम है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी या कल्चरल इश्यूज को देखने के लिए बनाया गया है। तो एक बार इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले इट वाज फाउंडेड इन 1996, तो तब उसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 क्यों था? तो क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। कौन कौन से कंट्रीज थे उसमें? तो किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना एंड रशिया। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और अजबेकिस्तान तब नहीं थे। तुर्कमेनिस्तान अभी भी नहीं है। फिर इसका इन 2001 आफ्टर एडिशन ऑफ अजबेकिस्तान इसका नाम हुआ एससीओ, जो अभी प्रेजेंट नेम है वो। इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है 2017 में, और फिर पाकिस्तान ने भी उसी ईयर ज्वाइन किया था। अभी 2022 में ईरान ने ज्वाइन किया। तो ये सारे हो गए परमानेंट मेंबर्स अभी, जो करंट मेंबर्स हैं वो। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसकी बीजिंग में। तो इसमें ये याद रखना है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं आता है। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है? और हाँ, तो न्यूज में क्यों है? तो 22nd मीटिंग हुआ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, इसका समरकंद में, अजबेकिस्तान। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का? तो एक 5 स्ट्रक्चर है इसका। जैसे पहला है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, HSC, तो ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। दूसरा है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, जो स्ट्रैटेजीज और जितने भी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है उनको डिस्कस करती है। और थर्ड है परमानेंट बॉडीज, तो इसमें 2 बॉडीज आती हैं जो परमानेंटली वर्क कर रही हैं। एक सेक्रेटेरिएट है जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और दूसरी है रैट्स, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो रीजनल टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ऐसे चीजों को देखने के लिए है। ठीक है, फिर चौथा है बिजनेस काउंसिल है एक, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए है। और पांचवा इंटरबैंक कंजोर्शियम है, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर में से जो हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, जो हमने सबसे पहले देखा, तो उसकी 22nd मीटिंग हुई थी समरकंद में। तो अब देखते हैं कि मीटिंग्स में क्या क्या हुए हैं। तो पहला समरकंद डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। तो ये कोई बहुत एक रोबस्ट फ्रेमवर्क नहीं, इसमें रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन बस एक डायरेक्शनल है। जैसे जितने भी मेंबर्स के बीच डिफरेंसेस है या डिस्प्यूट्स है, उनका पीसफुल सेटलमेंट किया जाएगा। फिर एक कॉमन प्रिंसिपल्स होगा जिसके अकॉर्डिंग टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को लिस्ट किया जाएगा, और फिर नॉन प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, हमें पता है कि जितने भी पॉसिबल एक्विजिशन है ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उनको रोकना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इस समिट का ये है कि वाराणसी को कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द ईयर 2022 टू 23 के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंडिया को हेड करने के लिए उसका इस बार प्रेसिडेंटशिप ईयर होगा 2023, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ईरान को तो मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया है ये। फिर बेलारूस का भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल रहा है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ठीक है, तो मेन एम क्या है SCO का? तो इनको एड्रेस करना है जो कॉमन इश्यूज है और कॉमन एस्पिरेशन है इस रीजन के उनको। तो कॉमन इश्यूज कौन कौन से होंगे? कंसर्न्स, तो सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिलेटेड, टेररिज्म रिलेटेड, इन सब को लेके। कॉमन एस्पिरेशंस क्या होंगे? तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रीजनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें। तो ये हम देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है जो ओवर आर्क कर रही है बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है, और इनका मिलिट्री ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके थ्रू बहुत सारे मल्टीलैटरल या बायलैटरल एक्सरसाइजेस होते हैं। और इंडिया ने क्या एड्रेस किया है समरकंद समिट में? तो फूड सिक्योरिटी को, जैसे हमें पता है कि इंडिया एक फूड सफिशिएंट स्टेट है, तो इंडिया ने बोला है कि मिलेट्स के प्रोडक्शन पे
ज़्यादा encouragement दी जाए, जिससे फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड की, उसको कम किया जा सके। ठीक है। और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके इनिशिएटिव गया है। इनिशिएटिव लेने को कहा है कि एक वर्किंग ग्रुप होना चाहिए ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एससीओ के अंदर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है, वो कौन से सिटी को वो कौन से स्टेट में है और किसने उसे डिक्लेयर किया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? WHO ने डिक्लेयर किया है क्या? हाँ, WHO ने किया। आई और थिंक कौन सा? जामनगर है। जामनगर है क्या? हाँ, जामनगर, गुजरात। ठीक है। तो ये WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया पहला और ओनली ग्लोबल सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हमने गोल्स भी देख लिए कि एससीओ के क्या गोल्स हैं, और फिर रेलिवेंस देखते हैं कि एससीओ का रेलिवेंस क्या है। तो सबसे पहले कि ये कितना एरिया कवर करता है, तो ये ऑलमोस्ट 2/5 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करता है, एरिया वाइज 1/4, और जीडीपी शेयर इसका 1/4 है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही पॉपुलेशन वाइज भी बहुत लोगों को केटर करता है, और लैंड वाइज और जीडीपी शेयर तो है ही। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जैसे हमने देखा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, उसके लिए रेलिवेंट है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो जैसे एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है इसके अंडर, जिसके थ्रू इंडिया अपने पाकिस्तान या अफगानिस्तान रिलेटेड जितने टेररिज्म इश्यूज हैं उनको टैकल कर सकता है थ्रू एससीओ मेंबर्स सपोर्ट। ओके। फिर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, तो इसमें देखते हैं कि इंडिया एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है, जितने भी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनके थ्रू इंडिया चाहता है कि सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड बढ़ सके। क्योंकि वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी उससे। हमें पता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, वहाँ बहुत ऐसे मिनरल रिसोर्सेस हैं जिसमें वो रिच है, जैसे यूरेनियम, आयरन ओर, ये सारी चीजें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिल सकती है इंडिया को, इसलिए ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बायलैटरल रिलेशंस देखा जाए तो इसके लिए ईरान के साथ इंडिया को रिलेशन अपना सुधारना है, साथ ही साथ रशिया के साथ अपने बॉन्ड्स स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी में जितने भी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे चाहबार अग्रीमेंट या फिर एस्काबाट अग्रीमेंट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं, ये सारे, तो इन सब में इंडिया का काफी इंटरेस्ट है। तो इन सबको एक मीडियम प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया रीजन। तो इसलिए ये एससीओ के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा है कि स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। तो एससीओ के मेंबर्स जो है उनके सपोर्ट के थ्रू अगर अफगानिस्तान या पाकिस्तान जितने भी टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर वो सॉल्व हो गए तो एक पीसफुल रीजन मिल सकता है, जिससे इंडिया को बहुत हेल्प होगा। और जैसे मैंने बोला कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो आयरन ओर या कोल, ऑयल, गैस, इन सब में रिच हैं, तो रीजनल ट्रेड बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तो थी रेलिवेंस। और फिर अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ चाइना, तो इसमें देखते हैं कि जो बीआरआई है इंडिया का, चाइना का, तो एससीओ के मेंबर्स हैं वो लगभग सारे सपोर्ट करते हैं बीआरआई को एक्सेप्ट इंडिया, जिससे एक डोमिनेंट पोजीशन है चाइना का। और फिर इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच जो फ्रीक्वेंट टसल है रिगार्डिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो इससे एक फेवरेबल कंडीशन नहीं होता इंडिया के लिए कि चाइना के सामने वो अपनी बातें रख पाए या फिर अपने इंटरेस्ट को सामने रख सके उस प्लेटफॉर्म पे। और फिर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। साथ ही साथ अभी यूक्रेन क्राइसिस में हमने देखा कि चाइना ने आउटराइट सपोर्ट दिया है
एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है रशिया को, जिसके कारण रशिया ज्यादा क्लोज आ सकता है चाइना के। तो ये भी एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। फिर वीक डिसीजन मेकिंग, तो इसमें ये है कि जैसे जितने भी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है एससीओ के, उसमें एक कॉमन बैकग्राउंड नहीं है उनका। दो दे आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकली रिलेटेड, बट इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन ग्राउंड पे आ सके किसी भी इश्यूज को लेकर। डिफरेंसेस ज्यादा हैं। तो जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड अगर हम लोग देख ले, तो दोनों के, इंडिया के डेफिनेशन में और एससीओ के टेररिज्म के डेफिनेशन में बहुत डिफरेंस है। जैसे इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि फॉर एससीओ टेररिज्म कोइंसाइड्स विथ रिजीम डिस्टेबिलाइजेशन, whereas for India it is related to state sponsored cross border terrorism। और तो ये एक मेजर इशू है, और हमने देखा कि वन ऑफ द मेजर गोल्स टेररिज्म को टैकल करना एससीओ का है, लेकिन अभी तक कोई विजिबल काउंटर टेररिज्म मेजर्स लिए नहीं गए हैं। तो चैलेंजेस में, हाँ ठीक है, इसमें हमने देख लिया। और फिर तालिबान का भी वो ऊपर देखा हमने। वे अहेड में क्या है, तो मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, और इंडिया चाहती है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले और किसी अदर कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आके नहीं ले। जैसे अभी रिसेंटली जब यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में एस जयशंकर से पूछा गया था कि इंडिया का स्टैंड क्या है, तो एस जयशंकर ने कहा था कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन इट्स फेंस बट ऑन इट्स ओन ग्राउंड। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है इन सब को लेके, कि हम लोग किसी की तरफ साइड नहीं ले रहे हैं। हमारा अपना एक ओपिनियन है और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हमें कि हम एससीओ के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। रिवाइटलाइजिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, तो जैसे INSTC के बारे में बोला, या फिर जो प्रोजेक्ट जो स्लम्बर में है अभी तक, जैसे तापी, ये तापी गैस पाइपलाइन वाला जो प्रोजेक्ट है, तो इसके थ्रू एससीओ के थ्रू हम उनको रिवाइव कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को, और बाकी जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिवाइव किया जा सकता है। इम्प्रूविंग रिलेशंस विद चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम जैसे सार्क का देख ले, तो सार्क का भी हम इंडिया और पाकिस्तान के इन डिफरेंसेस की वजह से सार्क फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने रिलेशंस पाकिस्तान के साथ और साथ ही साथ चाइना के साथ इम्प्रूव कर सके साइड बाय साइड। एक ये बॉक्स में दिया हुआ है कि एससीओ वर्सेस क्वाड, तो इज इंडिया एट क्रॉस रोड्स। तो इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन with apparently conflicting stance is often seen as India attempting to put its foot in two boats। तो लेकिन अगर एट फर्स्ट इम्प्रेशन देखा जाए तो एससीओ लगता है काउंटर नेटो ऑर्गेनाइजेशन और क्वाड लगता है कॉलिशन टू काउंटर चाइना, लेकिन एक्चुअली इसका मेन पर्पस है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। और एससीओ को एससीओ कॉन्टिनेंटल नेबरहुड को देखती है और उसके पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करती है, और क्वाड को हम कह सकते हैं कि वो इंडिया के मैरीटाइम नेबरहुड को देखती है। ठीक है, इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया स्ट्रैटेजी टू मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने से हमें ये पता चलता है कि इंडिया का एक इंडिविजुअल स्टांस है और अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एक्ट कर रहा है, और इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से मैनूवर कर सकती है, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहते हुए भी अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा है जो मल्टी अलाइनमेंट जो है अपना नाम से जो हम
ऑल अलाइनमेंट पार्टनरशिप की तरफ आ रहे हैं। तो नाम से आपकी तरफ जो आ रहे हैं, ये इंडिया का एक डिस्टिंक्ट फॉरेन पॉलिसी है। हम्म, काफी अच्छे एक्सप्लेन किया। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? और एक शायद एक पॉइंट छूट गया सर, वो अभी जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है एससीओ में, उसमें ज्यादा, उस बॉक्स में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन एक बस 10 बुक्स ऑफ रीजनल इंडियन लिटरेचर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो एससीओ के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, कोई बता सकता है क्या? रशियन एंड चाइनीज, सॉरी मैंडरिन। हाँ, मैंडरिन और रशिया। ठीक है। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान ये चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश भी डाली जाए, ताकि हाँ, इनका पार्टिसिपेशन भी हो सके। ठीक है, पूरे आगे चलते हैं फिर। तो ये था एससीओ के बारे में। Okay, thank you. So today I'll be dealing with India-Bangladesh relations. काफी ज़्यादा important point ये international relations के भी point of view से और geographical questions के भी point of view से prelims और mains दोनों में काफी importance hold करता है। तो let me proceed. तो सितंबर में शेख हसीना जी आई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक की उनकी विजिट थी, और इस 3 दिन के विजिट में इन्होंने बांग्लादेश और इंडिया ने मिलकर अनाउंस किया बहुत सारे इनिशिएटिव्स टू फर्दर कोऑपरेट बिटवीन टू नेशंस। तो जो मेजर की डिसीजंस या इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए हैं, वी शुड बी लुकिंग दैट। सबसे पहला इसमें मेंशन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, इन द नेम इटसेल्फ इट इज सजेस्टिंग इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इट विल बी डीलिंग विद ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, competition, intellectual property rights, because they are going to boost the economy of the two nations. तो ये पहला की डिसीजन दोनों कंट्रीज का। दूसरा, वाटर शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। they have signed a memorandum of understanding on sharing of waters of Kushiara River. तो कुशियारा रिवर, बिफोर आई फर्दर प्रोसीड, सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ कुशियारा रिवर के बारे में। कुशियारा रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी है बैराक रिवर की, और बैराक रिवर जो है उसका ओरिजिन है, इट ओरिजिनेट्स इन नागालैंड, और वो असम, मणिपुर, मिजोरम होते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। रिवर बैरक पर ही हमारा नेशनल वाटरवे 16 बनाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स, और इसी से ये कुशियारा रिवर निकलती है। कुशियारा रिवर का इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज मेंशन्ड इस बॉक्स में भी, कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों को ही ये प्रोवाइड करेगा प्रॉफिट, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैसे? क्योंकि कुशियारा रिवर एक सेलेक्ट रीजन है बांग्लादेश में, तो वहां पे उस सेलेक्ट रीजन में बोरो एक तरह का वैरायटी ऑफ राइस है जो कि बांग्लादेशी कल्टीवेट करते हैं, और वो काफी ज्यादा उनको फूड में भी हेल्प करता है और जीआई टैग भी उनको मिला हुआ है। तो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कल्टीवेशन ऑफ बोरो राइस विल बी एनहांस्ड इन बांग्लादेश। और सदर्न असम जो है इंडिया का, उसमें जो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है उसको भी हम ओवरकम कर सकेंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं कुछ इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के। कुशियारा फॉर्म्स ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज अ ब्रांच ऑफ बैरक रिवर, ये आप देख लीजिएगा। थर्ड जो की डिसीजन है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर, मेजर जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें डिस्कस किया गया है, प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। पहला है इनॉग्रेशन ऑफ रूपसा ब्रिज, ये की पार्ट है खुलना मोंगला पोर्ट रेल प्रोजेक्ट का। खुलना दर्शना रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, तो दर्शना हमारा इंडिया में है और खुलना बांग्लादेश में है, इनके बीच रेलवे लिंक का प्रोजेक्ट। और पार्वतीपुर कौनिया रेलवे लाइन, ये कनेक्ट करेगा हमारे एग्जिस्टिंग बॉर्डर रेल बिरोल जो कि बांग्लादेश में है और राधिकापुर जो कि वेस्ट बंगाल है, इन दोनों जगहों को। बाकी मैत्री पावर प्लांट एट रामपाल। So these are the some key decisions. Overall, there were 7 agreements, but they have mentioned somewhat 4 only.
मगर ये 4 ही काफी इम्पोर्टेंट है। नाउ सिग्निफिकेंस इस आगे जा रिलेशनशिप का। एक्सक्यूज मी, हाँ सर प्लीज। हाँ, आगे जाने से पहले वाटर शेयरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है डिप्लोमेसी का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। मतलब ओवरऑल इंडिया के नेबरहुड में बोल सकते हो, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। तो ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है और कई सालों के बाद हुआ है, ठीक है। तो गंगा का फर्स्ट था वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1996 में, और उसके बाद ऑलमोस्ट 26 इयर्स लेटर अब जाके हमारे पास एक नया एग्रीमेंट है, ठीक है। तो उस सेंस में काफी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा कुशियारा रिवर को देख लेना, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू। Yes, sir. With this, I also got reminded that I have to discuss one more point regarding river water. तो तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी काफी फेमस रहा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये हेविली पॉलिटिसाइज्ड टॉपिक रहा है दोनों ही कंट्रीज में। तो रिवर तीस्ता जो है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है सिक्किम में और ये बांग्लादेश तक जाती है। काफी डिस्प्यूटेड है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है ये। एक बार 2010 नहीं, जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी तब हुआ था कि इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल से काफी पॉलिटिकल प्रेशर आया और वो वैसा ही रह गया। तो कोई एज सच रिफॉर्म आया नहीं। तो दिस डिस्प्यूट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। अब और बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी ये तीस्ता डिस्प्यूट को बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली अवामी लीग जिसमें से शेख हसीना आती हैं, और वहाँ की बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि एंटी इंडिया है वो पार्टी। तो इन दोनों पार्टीज में टसल रहता है, स्पेशली तीस्ता डिस्प्यूट को लेकर। तो तीस्ता और कुशियारा इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। नाउ आई विल बी हेडिंग टुवर्ड सिग्निफिकेंस। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इस रिलेशनशिप का इकोनॉमिक एंड कमर्शियल। तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, और चौथा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन एक्सपोर्ट्स का, with bilateral trade rising from 2.4 billion in last decade, which was in 2009, and now it is 10.8 billion dollar. तो ये काफी ज्यादा राइज। सर ने पिछले टॉपिक में पूछा था कि सऊदी अरेबिया ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के कंपेयर या ट्रेड सरप्लस। I'll be asking the same question in this one. What is India's place with respect to Bangladesh? Trade surplus. India is at trade surplus. Yes, correct. Yes. Okay. So India is Bangladesh's second biggest trade partner, as we have already discussed. Bangladesh is the biggest development partner of India today. इंडिया ने अभी तक 3 लाइन ऑफ क्रेडिट्स बांग्लादेश को दिए हैं पिछले 8 वर्षों में, जो कि अमाउंट करता है 8 बिलियन यूएस डॉलर्स। आप मुझे बताएं लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब होता है? मैम, लाइन ऑफ क्रेडिट एक इजी लोन होता है। मतलब हमने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, इसका मतलब दे कैन बाय गुड्स फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम आवर कंट्री एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। Correct, very correct, sir. Yes. Now, geopolitical significance. तो Bangladesh is a natural pillar of Act East policy. It can act as a bridge to economic and political linkages with Southeast Asia and beyond. Now we have to have a thorough discussion about Act East policy and Look East policy. थोड़ा important है ये। तो पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में अगर आप लोग कुछ पॉइंट्स देना चाहें तो प्लीज दें, और एल्स आई विल बी एड्रेसिंग इट। आप ही एड्रेस कर दो मैम, वो ठीक रहेगा। ओके ओके, सो लेट मी प्रोसीड। लुक ईस्ट पॉलिसी एक्चुअली 1992 में लॉन्च हुई थी, जब पीएम थे नरसिम्हा राव, और इसी का अपग्रेडेड वर्जन है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में पहले मैं बताती हूँ। लुक ईस्ट पॉलिसी मेनली फोकस करता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कंट्रीज हैं। आसियान में कितनी कंट्रीज हैं, जल्दी से बताएं। 10 करेक्ट।
तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी आसियान कंट्रीज पर फोकस करता है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करता है। इसी को हमने अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट पे। एक्ट ईस्ट में ये दोनों चीजें तो है ही कि आसियान कंट्रीज में फोकस करेंगे और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो दो और नई चीजें ऐड हुई हैं अपग्रेडेशन के साथ, वो है ईस्ट एशियन कंट्रीज पर फोकस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए कंट्रीज के बीच। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्ट ईस्ट एंड इट वाज लुक ईस्ट। एक्ट ईस्ट में एक और चीज है, एक्ट ईस्ट का मेन फोकस ये है कि टू प्रमोट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशन विद एशिया पैसिफिक रीजन एट डिफरेंट लेवल्स। हर तरह का, मतलब कल्चरल भी हो, आपका इकोनॉमिक भी हो, तो ये सारे टाइज डेवलप करना, बिल्ड करना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में 4 सीज हैं, 4 मेन सीज हैं। वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर, कॉमर्स एंड कनेक्टिविटी। दिस all comes under Act East policy. So this was all about Act East and Look East. Now, Bangladesh geostrategic location in Bay of Bengal, as we all know कि it is sandwiched between mainland India and northeast India. तो काफी significant strategic maritime advantage है। इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया, 3-4 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स डिसीजन में अनाउंस हुए हैं। तो सीमलेस ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और इससे होगा क्या, इंक्रीज करेगा हमारे नेशनल इनकम को बाय एज मच एज ऑफ 17% इन बांग्लादेश एंड 8% इन इंडिया। तो ज्यादातर फायदा तो बांग्लादेश का है, पर इंडिया का भी फायदा है, ये हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। ट्रांजिट अग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश के साथ, इससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से इंटीग्रेट कर सकेंगे काफी इजीली। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड हैव शॉर्टर रूट टू सी थ्रू बांग्लादेश, ये एक सिग्निफिकेंस। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया सीज बांग्लादेश एज द क्लोजेस्ट पार्टनर इन इंश्योरिंग सिक्योरिटी। इसके जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि आफ्टर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश इज द ओनली वे कि हम लार्जर और स्मूथ कनेक्टिविटी रख पाए मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। Bangladesh has taken significant steps in dealing with major Indian insurgent organizations, maintained close cooperation with India in terms of intelligence sharing and security matters. तो all in all security matters, ये जो geographical location है वो play करता है। चाइना को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चाइना का जो अभी नीति में हमने डिस्कस भी किया था, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो जिस तरह से फैलता जा रहा है उस चीज को भी कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश मिलकर उसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये इंश्योर करेगा assertive China in this region and help in countering its string of pearls policy. तो recent initiatives for improving connectivity, ये important box है, so let's go through this. Second addendum to the protocol on inland water transit and trade, ये साइन किया गया था अभी रिसेंटली 2020 मई में। तो ये इंक्लूड करेगा 2 नए प्रोटोकॉल रूट्स, जो कि सोनामुरा और दौड़ कांडी रिवर, गोमती और एक्सटेंशन ऑफ धुलिया टू गोदागिरी अप टू आर्किया ऑन रिवर पद्मा। तो इन दोनों प्लेसेस को कनेक्ट करेगा ये इनलैंड वाटर ट्रांजिट। 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल, पोर्ट्स ऑफ कॉल का मतलब होता है ऐसा पोर्ट जहां पर शिप्स रुकती हैं ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। सक्सेसफुल ट्रायल रन ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडियन गुड्स, कलकत्ता से अगरतला तक चट्टग्राम जो पोर्ट है उसके थ्रू। रिस्टोर्ड रेलवे लिंक चिल्हाती जो कि बांग्लादेश में है और हल्दीबारी जो कि इंडिया में है। ढाका सिलीगुड़ी गैंगटोक ढाका एंड ढाका सिलीगुड़ी दार्जिलिंग ढाका, इनके बीच बस सर्विस, जिससे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हम एनहेंस करेंगे। फेनी ब्रिज, जिसको कि मैत्री सेतु भी कहते हैं, ये कनेक्ट करेगा आपके LCS सबरूम जो कि त्रिपुरा में है और LCS रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में है। दोनों को भी एक साथ इनॉग्रेट किया गया। ये इंफोग्राफिक
सम मल्टीलेटरल फोरम्स जहां पर कि इंडिया और बांग्लादेश इंगेज्ड हैं। सबसे पहला सार्क। सार्क में कितने नेशंस हैं? 8 देश है ना सर? 8 है। बिम्स्टेक Yes, and where is it? Its headquarter? नेपाल काठमांडू। Correct. Okay. Next is BIMSTEC. BIMSTEC का भी same. How many nations and where is the headquarter? Dhaka is the headquarter. Yes, correct. Dhaka is the. Okay. And now this IORARC, Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation. तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि कोस्टल कंट्रीज जितनी भी हैं हमारी, जो इंडियन ओशन को बॉर्डर करती हैं, उन्हीं का ये ग्रुप है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। एनी मोर पॉइंट्स एनीबडी वुड लाइक टू ऐड टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? मैम इसमें शायद पाकिस्तान जो है मेंबर नहीं है, मतलब वो इंडियन ओशियन का पार्ट है बट वो मेंबर नहीं है। एक बार कंफर्म करना होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान नहीं है। ओके सर, हाँ, वैसे right. मुझे भी कोई आइडिया नहीं। नहीं, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। ओके, वो एंड नेक्स्ट इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम करके है ना, उसमें है शायद पाकिस्तान। ओके, एंड नेक्स्ट इज BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट है जिसमें कि ये 4 नेशंस हैं, उसमें बांग्लादेश और इंडिया साथ है। चाइना फैक्टर, अब हाँ चैलेंजेस देखते हैं हम। सबसे पहला तो ट्रेड बैरियर एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेड फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कॉन्सिक्वेंट हाई लेड टाइम दैट डिस्करेजेस ट्रेडर्स। तो ये ट्रेड बैरियर, ये तो एक रीजन है ही। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि इंडिया तो सरप्लस में है पर बांग्लादेश ट्रेड डेफिसिट में है इंडिया के साथ, और वो चाहता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ज्वाइन करें हम, इंडिया और बांग्लादेश दोनों को। इससे दोनों ही कंट्रीज को बूस्ट मिलेगा। तो ये जो ट्रेड बैरियर है इसको हम वे फॉरवर्ड में अभी देखेंगे। चाइना फैक्टर जो है चैलेंज, चाइना का जो एंगेजमेंट बढ़ रहा है बांग्लादेश के साथ, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन को हैम्पर करेगा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन में। रिवर डिस्प्यूट्स हमने देखे ही चल ही रहे हैं, इंडिया के 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं बांग्लादेश के साथ, और उसमें से जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं हमने डिस्कस किया, 2 तो अभी तीस्ता और ये कुशियारा वाला तो खैर हमने सॉल्व कर लिया। तो तीस्ता रिवर चल रहा है, तीपामुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि रिवर बैरक पर है, और गंगा रिवर डिस्प्यूट भी चल रहा है। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स। बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें देखा ही हमने कि किस लेवल पर स्मगलिंग होता है, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट हो रहा है इंसर्जेंट्स का, और इससे सिक्योरिटी, हमारी जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसको भी थ्रेट है। और इलीगल माइग्रेशन जैसे कि रोहिंग्या, और अभी रिसेंटली म्यांमार में फिर से जब मिलिट्री कू हुआ था तब भी लोगों का इंसर्जेंट माइग्रेशन हो रहा था। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट की एक चैलेंज है। स्पिल ओवर ऑफ इंडिया, राइजिंग रेडिकलाइजेशन। तो रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में इज ऑन राइज, और ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे दोनों ही कंट्रीज के पॉलिटिक्स को। स्पिल ओवर ऑफ इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC, इन दोनों ही चीजों ने काफी ज्यादा हैम्पर किया है दोनों ही कंट्रीज को, पर उतना नहीं, वो शेख हसीना जी आके कंपनसेट कर गई। नेक्स्ट, इलीगल माइग्रेंट्स इशू, ये मैंने अभी डिस्कस किया, फिर भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया है पार्लियामेंट में कि 20 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से हमारी कंट्री में, और बांग्लादेश कंसिस्टेंटली मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इलीगल बांग्लादेशी नहीं प्रेजेंट है इंडिया में। ऑल्सो सिचुएशन इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फ्लक्स ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो कि ओरिजिनली म्यांमार के हैं और वो बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में आए हैं। जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिफेंस कोऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है,
जबकि इंडिया ने ऑफर किया है 500 मिलियन USD लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश। वे फॉरवर्ड्स क्या हैं अब इन सारे चैलेंजेस के? सबसे पहला तो अ फाइन बैलेंस, दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक फाइन बैलेंस मेंटेन किया जाए। ये जो स्पेशली रिवर वाटर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं लाइक तीस्ता रिवर और रोहिंग्या इशू, इन सबको हमको टैकल करना होगा, पर इस तरह से कि बांग्लादेश ऑफेंड भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो मेकिंग दैट बैलेंस, इंक्लूड बांग्लादेश इन क्वाड। इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए पॉसिबिलिटी कि कैसे बांग्लादेश को हम क्वाड प्लस में करें इंक्लूड, ताकि हम चाइना को जो राइजिंग बेलिजरेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको टैकल कर सके। एनकरेजिंग पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस थ्रू म्यूजिक, स्पोर्ट्स, फिल्म्स, ये सबको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, वी आर ऑन द सेम पेज, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है दोनों को मिलकर काम करने का। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लोर पोटेंशियल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, टेक्सटाइल, जूट प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ मेजर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स। With this, I will be concluding my topic. Any more suggestions or questions are welcome. आई थिंक इसमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं। दूसरा, उनके आने का रीजन मेडिकल टूरिज्म भी है। I think we तो can't call Bangladesh a sandwich nation because it has access to sea route. Hello, सैंडविच am I बिटवीन audible? हाँ ऑडिबल है सर। सैंडविच बिटवीन इंडिया बोल रहे हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक लैंडलॉक नहीं बोल रहे हैं उसको। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? इसके बाद है ना उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो ये न्यूज में इसलिए थे बिकॉज रिसेंटली इन अ कॉन्क्लेव अगेन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नीड टू रीऑर्गेनाइज एंड रिकैलिब्रेट देयर फंक्शनिंग, ताकि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इनिशिएटर्स भी हो और इम्प्लीमेंटर्स भी हो। तो अब पहले MFIs पे आ जाते हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज IFIs और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनका काम है टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मैनेजिंग द वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम। वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स, तो एक ट्रेड साइड पे है, एक इन्वेस्टमेंट साइड पे है और एक रीजनल कोऑपरेशन साइड पे है। वर्ल्ड वॉर 2 में when the economy took a new form, when we had a definition of new economy, so these institutions were set up, World Bank and IMF in Bretton Woods Conference. But before that, the IFIs were promoting the investment in Europe, which later changed to development of economy in various regions. और वर्ल्ड बैंक को तो उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है टू डेवलप टू इनिशिएट टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज। सो यहाँ पे मेजर रोल्स में देख लेते हैं। पहला है टू रिड्यूस ग्लोबल पॉवर्टी, हमारा SDG 1 कवर हो जाता है। टू सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक सोशल इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, SDG 17 आ जाता है। देन टू प्रमोट बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स एक्सपांशन, सो हमारा 9 और 10 कवर कर लेता है। एंड फाइनली टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। Now coming back to relevance of IFIs for developing countries like India, especially during the COVID times. So not only financing कर रहे हो development projects के, in fact they are sort of open-handed. So when it comes to India, India is the largest borrower from AIIB, जिसका headquarters है Manila, Philippines, correct? रॉन्ग, ADB का है मनीला फिलीपींस, So AIIB इसका का बीजिंग है। कौन सा है? हाँ, बीजिंग। correct. So moving on, नहीं अकेला IFIs are providing the finance, they are also providing a technical assistance. So either they would be a middleman to connect developing countries with a technological prowess, or they would be providing the technology in order
to conduct extensive researches for development issues. So जो Nobel Prize मिला था अभिजीत गांगुली को in economy few years back, it can be contributed at how the random control model जिसकी study इंडिया के specificity में हुई for the poverty, वो कहीं ना कहीं इसी का एक offshoot है. Then IMF policy-based loans helped India economy to move from license quota permit regime to liberalization, privatization, and globalization, which was the new chapter in Indian economy. Then also helps the developing countries and least developed countries to overcome the disadvantages they suffer due to low credit ratings. So we know there are credit rating agencies all over the world. Some of the majors one Moody's है, S&P's है, etc. So इंडिया की हाईएस्ट अभी तक जो रेटिंग रही है वो रही है A2, which was when it Moody started to rate India for investment purposes. वो था 1988. उसके बाद से इंडिया हमेशा B साइड पे रहा है and currently India BB माइनस पे चल रहा है. So that means that there is always a component of fear or a component of unsureness जब unsurety जब बात आती है investment in India, right? So due to these IFIs, we are able to overcome such disadvantages. Then responding to challenges, COVID-19 में there were number of funds, there were number of releases from multiple IFIs. India हर quarter में हर 6 months में around $750+ million billion का investment उठा रहा था AIIB से, ADB से, right? And then finally support to investors. So IFIs जो information निकाल रहे हैं during these investment purposes, वो उसको share करते हैं investment और business leader के साथ, so that if there is a scope of expansion in these fast growing markets, it could be realized. अभी concerns क्या क्या है? पहला है skewed nature. So जो उसका पूरा administrative क्या बोलेंगे structure है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी developed countries की तरफ tilted है. The more common thing is that sometimes MFIs are dealing more about first world problems rather than the third world problems. Second, उस administrative structure में generally we see that the prime positions are generally occupied by people of origin lying in Western world. So अभी World Bank की बात करेंगे तो वहाँ पे है. IMF में we saw how some of the changes were brought by Indian economic experts. Also, Abhigita Govindam is the chief economic advisor or something like that, which is a position which was recently devised for her. So, there is a development in this side also. Then there's an imposition of conditionality. So, one size fits all approach hai, where the IFI says, agar hum aapko paisa de rahe hai, you need to follow some terms and rules. So, this is what the conditionality ka imposition is all about. Coming to next point is inefficiency in meeting expanded mandates, because again undercapitalization hai, underperformance hai, right? Developed countries ko hold karke rakhna is not an easy game. For instance, funds under climate financing mandate as promised by developed nations are yet to flow. So Copenhagen Accord में 2009 में आया था, where we were establishing a global climate facility which was to be managed by World Bank, और जो $100 billion dollars per year का investment handle करता और developing countries को देता, which includes India and China through developed countries जो अभी तक fulfill नहीं हुआ है. Moving on, we have non-representative of present realities. So emerging marketing and developing economies का बहुत कम representation है उनके forum में, and quota shareholding में, lack of transparency and accountability. So they all have a self-regulatory framework. That is, there is no synergy or there is no similarity in the frameworks across IFIs. There is a non-performing dispute settlement mechanism. तो जिसने उस particular treaty को sign करा होगा, वो उसके through अपना dispute settle कर रहा है. आप WTO की बात करोगे तो WTO में तो appellate body अभी भी कहीं ना कहीं hamper कर रही है और वहाँ पे cases अभी भी अटके हुए because US has blocked the consensus on appointments to the AB. And finally, there is a growing political influence of countries such as China over major multilateral development banks. So recently, World Bank is doing
बिजनेस रिपोर्ट थी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी, उसको रिकॉल कर लिया गया, एंड बिकॉज देयर वर द चार्जेस दैट चाइना's rankings were being manipulated. वे फॉरवर्ड क्या है IFIs के लिए? So phasing out of direct and indirect conditionalities, which is there should be no one size fit all approach generally preferred by World Bank and IMF. Second, they need to introduce changes in internal administrative laws and subject themselves to external oversight. In short, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब आप चार्टर पे नए डायनामिक गवर्नेंस के अकॉर्डिंग अपने चेंजेस लाते रहोगे. Governance reforms. So representation of developing nations need to be more in such forums. Strengthening of new financial institution. So they should diversify options and promote South-South cooperation. तो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके साथ कहीं ना कहीं सिनर्जी आ जाएगी. So it would be good. Then post-COVID recovery. Now they cannot be only the lander for creation of asset. They need to be institution which promotes self-reliance for developing countries by giving them a sustainable recovery from pandemic, and how provide them loan for a longer period at a lower rate ताकि वो खुद के institutions बनाए so as to combat the new challenges of the COVID world, post-COVID world. इसका conclusion है, the current health and economic crisis have put unprecedented pressure on the IFIs. Prioritized action supported by mature political leadership at the IFIs is the need of the hour. And किसी के पास और अच्छा कोई सा कंक्लूजन है क्या? नहीं तो मेरे पास एक और है. आप बता दीजिए एक और है तो. सर वोटिंग पावर जो है 1 person 1 वोट होनी चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन इन सच इंस्टीट्यूशंस. सो वो तो WTO में है. ठीक है. सो IFIs के बारे में कंक्लूजन में लिख सकते हैं, या कोई भी ऐसे कॉन्करेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिख सकते हैं जिसका इंटरनेशनल कैरेक्टर है. कि अभी हम देख रहे हैं कि SDGs के लिए जो प्रोग्रेस करी थी तो वो भी रिवर्स हो गई. जो नेशनल क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स थे, उन्होंने भी एक तो फ्लिप बैक ले लिया है और कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहे हैं. सो IFIs नीड टू embed themselves in national policies as well as embed nations in their policy so as to cater to the SDGs as well as the national goals on poverty elimination, social protection, education, nutrition, etc. बढ़िया. किसी को कुछ और ऐड करना है इस पार्ट में? ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पे एंड करते हैं.